जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के हाथ से सिर्फ पार्टी और नेता ही नहीं गए हैं, बल्कि अब ममता बनर्जी खुद ईडी के चंगुल में फंसने वाली है, क्योंकि पूरी टीएमसी पार्टी उससे जुड़े खातों के मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। टीएमसी के खाते ईडी की रडार पर है, जब्ती हो गई है, फ्रीज हो गए हैं और करोड़ों का घोटाला उसमें सामने आया है। टीएमसी के खाते में 440 करोड़ रुपए थे और इस खाते को फ्रीज कर दिया गया है। इन 440 करोड़ रुपए की जो लेन देन हुई है, जहां से ये आए, जहां से ये गए, ये लेन देन बहुत संदिग्ध पाई गई है और ईडी को पूरा संदेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है और इसमें गलत इरादों से ये पूरी हेराफेरी की गई है। टीएमसी का खाता फ्रीज हो चुका है और अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी इसमें फंस रहे हैं। देखिए, पूरा मामला जो है ये कंपनी से जुड़ता है। ये कंपनी है केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोलकाता में ही इसका ऑफिस है। 2021 में ये कंपनी बनी है, बहुत पुरानी नहीं है और इसका काम है कि किराए पर हेलीकॉप्टर, विमान, ये इस तरह से चार्टर्ड विमान, ये सब किराए पर देना। जैसे कि ये सुविधाएं जो है सेलिब्रिटीज, नेता या फिर बड़े बिजनेसमैन लेते हैं दूर दराज आने जाने के लिए, तो उसको ये कंपनी उपलब्ध कराती है। अब इस कंपनी के ठिकानों पर और भी अन्य जगहों पर 5 जगहों पर छापेमारी की है ईडी ने मंगलवार को, और साथ ही ये खाता जो है ये फ्रीज भी कर दिया है। अब इन दोनों का, पार्टी का और इस कंपनी का, देखिए लिंक क्या है। ये कंपनी जो है इसकी, ये एक तरह से केयरवेल ग्रुप है और इसकी कई और कंपनियां भी हैं। अब टीएमसी का जो ये 440 करोड़ रुपया है, ये कैसे इस कंपनी से जुड़ा है? 2023 से 2026 के बीच, 21 में ये बनी, 2 साल बाद 2023 से 26 के बीच में केयरवेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़ी एक और कंपनी से टीएमसी के खाते में 160 करोड़ रुपए आते हैं। किस काम से आते हैं ये स्पष्ट नहीं है। बहुत बड़ी रकम है और ये पैसा ये 3 सालों में इनके खाते में आता है। फिर यही केयरवेल जो है ये अपनी एक और कंपनी के खाते में 82 करोड़ रुपए भेजती है, उसकी भी जांच हो रही है। अब टीएमसी जो है ये केयरवेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक विमान खरीदवाती है और एक हेलीकॉप्टर खरीदवाती है। 2000 यही लगभग समय है 23-26 के बीच का, इसमें एक विमान खरीदा जाता है, एक हेलीकॉप्टर खरीदा जाता है और इसमें जो कुल पैसा लगता है 112 करोड़ रुपया है। इस 112 करोड़ रुपए में कुछ पैसा विदेशों से आया है, लेकिन ज्यादातर पैसा टीएमसी की तरफ से दिया गया है। अब सवाल उठता है कि टीएमसी इनको विमान क्यों खरीदवा रही थी, क्यों इसके लिए पैसा दे रही थी? और फिर जब और पड़ताल की ईडी ने, तो ये सामने आया कि ये कंपनी टीएमसी को यही हेलीकॉप्टर, यही विमान किराए पर भी देती है और फिर उस किराए का पैसा जो है और उसमें अच्छी खासी रकम टीएमसी फिर इस कंपनी को भेजती है। अब यहाँ ईडी को शक होता है कि ये पैसा इन दोनों के बीच में इधर से उधर इतना क्यों जा रहा है। अगर ये यहाँ तक होता कि भाई ठीक है, इन्होंने किराए पर लिए और किराए का भुगतान टीएमसी ने कर दिया, लेकिन विमान खरीदवाना और उस कंपनी का टीएमसी को पैसे देना, ये अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है। फिर ये और पड़ताल में ये भी सामने आया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को यही कंपनी चार्टर्ड विमान भी उपलब्ध कराती थी, यानी कि इसी कंपनी की सेवाएं चल रही हैं। तो अगर आप देखें तो ऐसा भी लगता है कि यार ये कंपनी खुद टीएमसी की है या टीएमसी का पैसा खपाने के लिए इस्तेमाल की गई है। हालांकि इस कंपनी के जो ओनर हैं, एक है इसमें पवन कुमार जाजू और एक है रमेश कुमार जाजू। अभी तो ये सीधे तौर पर टीएमसी से जुड़े हुए नहीं मिले हैं, आगे पड़ताल में क्या आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे टीएमसी के पास कुछ काफी सारा ऐसा अननोन सोर्स वाला, काले पैसे वाला ऐसा धन था। अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करें? उस पैसे का इस्तेमाल इस तरह किया जाए, और इस्तेमाल भी ऐसे कोई निवेश नहीं करना है, ऐसे करना है कि पैसा जो है काले से सफेद हो जाए और वापस टीएमसी के पास घूम फिर के आता रहे। तो अब एक आप कंपनी खोल लें और वो कंपनी इस तरह से विमान उपलब्ध कराए, टीएमसी उसमें पैसा लगाए और फिर वो जो कंपनी कमाए वो किसी ना किसी तरह टीएमसी के पास आ जाए।
तो इधर से उधर जाता रहा है पैसा और अपना जो है काले से सफेद हुआ, घर घर में रहा। ये एक संभावना है, ऐसा नहीं कि यही हुआ होगा। कोई और आपसी समझौता भी हो सकता है कि भाई आप हमारा खपाएं, हम आपका पैसा खपाते हैं। हो सकता है कि इस कंपनी के मालिक जो है, ये कंपनी जो है ये ही अपना कोई पैसा खपा रही हो। तो ये सब तो ईडी देखेगी, ईडी इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी करेगी कि ये जो पैसा है ये पैसा सही स्रोत से आया हुआ है या नहीं। लेकिन ईडी की जांच अब पार्टी के स्तर पर हो रही है। पहले देखिए व्यक्तिगत तौर पर नेता फंसे थे, चाहे इनके पार्थ चटर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, जिनके ऊपर निजी तौर पर आरोप लगे हैं, फलाना भ्रष्टाचार, ये वाला अपराध, वो वाला अपराध। लेकिन अब पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है, और अगर पार्टी के ऊपर आरोप लगता है तो यानी कि पार्टी अध्यक्ष भी इसकी जद में आएंगी, क्योंकि ओवरऑल पार्टी तो वही देख रही थी। ये जो फंड आया, जो पैसा आया, वो पैसे का स्रोत क्या था? अगर वो स्रोत गलत था तो फिर यहाँ ममता बनर्जी सीधे सीधे फंसती है। इसके बाद देखिए, आपको मैं ये भी बता दूं, शिकायत की किसने, आखिर ईडी यहाँ तक पहुंची कैसे है। हुआ ये कि टीएमसी के खेमे ने, ममता बनर्जी वाले खेमे ने बैंक में जाकर एक लेटर दे दिया कि भाई ये जो खाता है, टीएमसी का खाता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। दरअसल ये रोकना चाहते थे दूसरा गुट जो है, जो खुद को असली टीएमसी कह रहा है, वो इसका इस्तेमाल ना कर ले। तो ये फट से जाके लेटर दे आए। अब जो नया गुट है उसने क्या किया, इसकी शिकायत कर दी कि भाई ये जो खाता है, इस खाते में कटमनी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, अपराध का पैसा है। तो उसने जो है शिकायत कर दी। अब क्या है कि शिकायत करने के बाद जब ये खाता जांच के दायरे में आ जाएगा तो इस पर स्टे लग जाएगा, यानी कि ये गुट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ममता बनर्जी वाला गुट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये शिकायत तो अपनी आपस में ही लड़ाई की वजह से हुई है, और इस तरह ईडी इस खाते तक पहुंची और इसकी जांच, क्योंकि शिकायत हुई, एक आधार बना, तो फिर जांच हुई, और जांच हुई तो पता चला कि भाई इसमें तो केयरवेल एविएशन के साथ बड़ा ही घपलेबाजी चल रही है। अब इनका ये खाता तो सील है, इससे पैसा नहीं निकल सकता। ममता बनर्जी के हाथ से पहले लोग जा रहे थे, अब इनके हाथ से पार्टी और पैसा जा रहा है। पहले ही ऋतव्रत बनर्जी, इनका जो पार्टी का दफ्तर है उस पर कब्जा कर चुके हैं। वो वहां गए थे, पार्टी दफ्तर में बैठक की, उसके बाद उन्होंने वहां पर ताला जड़ दिया। कुछ दिनों पहले की ये बात है, ताला जड़ के निकल गए और उन्होंने कहा कि भाई ये पार्टी दफ्तर हमारा है, असली टीएमसी हम हैं। अब होने को तो सबसे ज्यादा विधायक उन्हीं के पास है। ममता बनर्जी को तो हटा दिया गया है अध्यक्ष पद से, और अब वो एकदम साइड हो चुके, कोई अधिकार नहीं है। अब कोर्ट में आप लड़ते रहे, अभी तो सिंबल के लिए जाएगा चुनाव आयोग के पास, और फिर वहां पर संख्या ये होगा कि पार्टी के पदाधिकारी, जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जो अपना संगठन होता है उसमें जो इकाइयां होती हैं, उसमें कौन है, कौन किसकी तरफ है, जैसे कि शिवसेना में हुआ था। उसके बाद अगर सिंबल और पार्टी का नाम मिल जाता है तो ममता बनर्जी के हाथ से तो सब गया, खाली रह जाएंगी। अब यहाँ पैसा भी चला गया। अब आगे अगर कोई भी चुनाव होता है, कोई भी गतिविधि, चुनाव तो छोड़िए, वो तो एक बात की बात है, लेकिन आपको ऐसे भी पार्टी गतिविधि चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। कहीं जनसभा है, कहीं रैली है, कहीं आना जाना है। ये जो बंगाल से दिल्ली आती है वो क्या अपने पैसे से आती है, पार्टी पैसे से आती है। यही बात होती है। जैसे राहुल गांधी विदेशों की सैर करने जाते हैं, और वहां पर क्या होता है कि कोई कार्यक्रम रख लेंगे 2-3 कि अच्छा राहुल गांधी को, ये एक तरह से कांग्रेस का कार्यक्रम है, कोई ओवरसीज कांग्रेस का कार्यक्रम है, या पार्टी के काम से जा रहे हैं, तो पैसा कहां से जाएगा, कांग्रेस के फंड से। फिर वहां 2 दिन पार्टी का कुछ काम किया जो इन्होंने तय किया हुआ था, उसके बाद अपना मौज मस्ती कर ली। तो इसमें क्या हुआ, राहुल गांधी की जेब से एक पैसा नहीं गया, विदेश में घूम फिर के भी आ गए, ठहरने का इंतजाम सब कुछ पार्टी के फंड से। ये बहुत चालाकी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पैसे वाले हैं, करोड़ों करोड़ के मालिक हैं राहुल गांधी, या ऐसे और भी लोग वो पैसा खर्च कर लेंगे, नहीं, सब पार्टी फंड से जाएगा भाई। ये सब खूब इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। अब ममता बनर्जी भी पार्टी फंड इस्तेमाल करती रही होंगी, अभिषेक बनर्जी भी पार्टी फंड इस्तेमाल करते रहे होंगे, लेकिन अब पार्टी का फंड ही नहीं बचेगा तो आपको तो घर से खर्च करना पड़ेगा, तब तो आना जाना ही रुक जाएगा। यहाँ तो बंगाल से बंगाल में मूव करना मुश्किल हो जाएगा, और पार्टी के लिए और भी जरूरतें होती हैं भाई। पार्टी का कहीं पे भी अगर आपको कार्यक्रम भी है, छोटा कार्यक्रम भी, तो उसके लिए पैसा चाहिए। लोकल लेवल पर भी पार्टी फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए भी चाहिए।
तो ममता बनर्जी तो फंस चुकी हैं। संसाधन भी गए, इंसान भी हाथ से गए और अब कुछ बचा नहीं है। इसीलिए तो एक चर्चा विलय की भी चल रही थी, कांग्रेस के साथ विलय कर लेंगे, उसमें अभिषेक बनर्जी को कुछ ना कुछ बना दिया जाएगा। अभी उस पर कोई फैसला तो नहीं हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी अब कुछ अपनी कोशिशें भी कर लेना चाहती हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा लो, कि वहां से क्या पता हमें ही मिल जाए सिंबल, या फिर इस तरह से देखो कि कब तक चल सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच भी कर रही होंगी, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करके ममता बनर्जी कमजोर होती जा रही हैं। और फिर जिस तरह से देखिए शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, पूरा एक उन्होंने दिखाया है कि सरकार वाकई बदली है। कई बार क्या होता है कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन काम करने का तरीका कमोबेश एक जैसा रहता है, तो खास अंतर पता नहीं चलता है। जैसे कि केरल में वही यूडीएफ, वही एलडीएफ, एक ही एजेंडा, एक ही सोच, तो वो वैसे ही चलता रहता है। बल्कि ये तो एक दूसरे को अनकहा समर्थन भी देते हैं चुपचाप कुछ मामलों पर। अब यहाँ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया कि असली कानून की ताकत क्या होती है। जिस तरह से अभी उन्होंने एक रेप के मामले में जो हुआ है, एनकाउंटर हुआ है उस मामले में, और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाए हैं कि कैसे अगर दंगेबाजों को किस तरह से सजा दी जाएगी, बिना किसी एफआईआर के 12 महीने हिरासत में रखे जा सकते हैं, जेल में रखे जा सकते हैं। कैसे यूसीसी ला रहे हैं, किस तरह से बॉर्डर के लिए बॉर्डर फेंसिंग का काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, डेवलपमेंट से लेकर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका वादा पूरा करना, सरकारी कर्मचारियों के डीए के वादे को लेकर भी सरकार ने जो है इसको लेकर बैठक की है। तो ये सब वो दिखा रहे हैं कि अगर सरकार चाहे, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो एक राज्य का कायाकल्प हो सकता है, बिल्कुल बदलाव की स्थिति आ सकती है। तो बड़े बुरे हाल है, ऊपर से ईडी के छापे हैं, ईडी की कार्रवाई है, अभिषेक बनर्जी पर तो और भी मामले चल रहे हैं। तो यहाँ अभी तो कम से कम ये बाहर हैं। जिस तरह से जांच चल रही है, तो उसके तो लगता है कि अब इन्हें सिर्फ पार्टी और पार्टी फंड और नेता तो छोड़ दीजिए, इन्हें जेल की सैर भी करनी पड़ सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।